Hello students, Namaste. How are you? Our topic electrochemistry is going on. In this topic, today we are going to study about the cell potential. What is the cell potential? Cell potential is also called EMF, electromotive force. ये इलेक्ट्रोमोटिव जो फोर्स होता है यानी कि सेल पोटेंशियल जो होता है ये कहाँ पर उत्पन्न होता है और ये किस प्रकार से काम करता है, इस चीज़ को हम यहाँ पर चेक करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? सेल पोटेंशियल और इसको क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि EMF। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, जब आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का फॉर्मेशन किया था तो उस टाइम पर हमने देखा था कि हमने दो अलग अलग कंटेनर लिए थे और दोनों कंटेनर के अंदर हमने क्या लगाए थे? इलेक्ट्रोड लगाए थे। इसमें एक इलेक्ट्रोड था, इसमें एक इलेक्ट्रोड था। इसमें जो ये इलेक्ट्रोड था ये था कॉपर रॉड का और इसके अंदर जो इलेक्ट्रोड था वो किसका था? जिंक रॉड का। इसके अंदर आपने एक सॉल्यूशन भरा, इसके अंदर भी सॉल्यूशन भरा, इसके अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भरा तो इसके अंदर जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन भरा था और बीच में दोनों के में क्या लगाया था आपने? साल्ट ब्रिज। और इसको हमने कनेक्ट किया था किससे? एक कनेक्टिंग वायर से। ये एनोड था और ये कैथोड था। समझ आ रही है बात? यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा कि जो जिंक मेटल है, जिंक मेटल की जो रॉड जिस साल्ट सॉल्यूशन में लगी है वो किसका काम कर रही है? नेगेटिव चार्ज का। और कॉपर वाली किसका काम कर रही है? पॉजिटिव चार्ज का। ये भी आपको एक्सप्लेन किया था कि इसके अंदर रिडॉक्स रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है? रिडॉक्स रिएक्शन होती है। और ये रिडॉक्स रिएक्शन जो होती है वो इनडायरेक्टली होती है और इनडायरेक्टली होने का जो रीजन आपको बताया था कि इसमें जो रिडॉक्स रिएक्शन है वो हाफ हाफ होती है। हाफ इसके अंदर होती है तो हाफ इसके अंदर होती है। एक कंटेनर में अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे के अंदर रिडक्शन हो रहा है, यानी कि एनोड और कैथोड की जो रिएक्शन है वो हाफ हाफ होती हैं, इसलिए ये इनडायरेक्टली रिडॉक्स रिएक्शन इसको बोला जाता है। अब आप यहाँ पर ये चेक करेंगे कि इन जो इलेक्ट्रोड्स आपने लगाए हैं, इन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर सेल पोटेंशियल किस प्रकार से डेवलप होता है। तो देखो, एवरी इलेक्ट्रोड हैज़ पोटेंशियल। प्रत्येक इलेक्ट्रोड का एक पोटेंशियल होता है। बड़े ध्यान से समझ लेना, एक बार ध्यान से समझ जाओगे बिल्कुल लर्न हो जाएगा। जैसे इस इलेक्ट्रोड की बात करूं मैं, ये किसका बना हुआ है? कॉपर का, ठीक है ना। तो इस सेल के अंदर जब इक्विलिब्रियम आता है, भाई इस सॉल्यूशन में इक्विलिब्रियम आता है और इस सॉल्यूशन के अंदर भी इक्विलिब्रियम आता है। दोनों कंटेनर के अंदर जब इक्विलिब्रियम आता है तो उस इक्विलिब्रियम की स्टेट के लिए कुछ पॉसिबिलिटीज देखते हैं हम यहाँ पर। जैसे मैंने कॉपर इलेक्ट्रोड की बात करूं, इस इलेक्ट्रोड में 3 पॉसिबिलिटी हैं और 3 पॉसिबिलिटीज क्या हैं? एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि ये जो कॉपर है इसके अंदर कॉपर आयन बनता है। कॉपर आयन होता है कि नहीं होता है? भाई कॉपर आयन तो बनेगा ही, इसमें Cu+2 कॉपर आयन बनता है ना। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि ये कॉपर आयन जो होता है ये किसी प्रकार का कोई भी केमिकल चेंज इसके अंदर नहीं होता। एक बार तो हम क्या मान लें कि इस सॉल्यूशन के अंदर कॉपर आयन में किसी भी प्रकार का कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा है। हम इमेजिन कर रहे हैं कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा है तो कोई रिएक्शन इसके अंदर नहीं हो रही है, तो इसको नल इलेक्ट्रोड मान लेंगे।
कैसा इलेक्ट्रोड मान लेंगे? नल। ठीक है ना, ये नल इलेक्ट्रोड हो गया। और एक पॉसिबिलिटीज हम मानते हैं कि ये जो कॉपर आयन है, ये कॉपर आयन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करता है। इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है? रिलीज करता है। और इलेक्ट्रोड के ऊपर आकर इलेक्ट्रोड ऑन इलेक्ट्रोड ये जो इलेक्ट्रॉन है ये डिपॉजिट हो जाते हैं। जो कॉपर के द्वारा इलेक्ट्रॉन रिलीज किए गए हैं वो इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हो गए। तो यानी कि आपका जो यहाँ पर इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर थोड़ा बहुत कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इलेक्ट्रॉन की वजह से। भाई इलेक्ट्रॉन अगर इसने रिलीज किए हैं तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे? उस रॉड के ऊपर ही रहेंगे। समझ में आ रही है ना बात? रॉड के ऊपर रहेंगे तो वो इलेक्ट्रोड जो रॉड है उसके ऊपर कुछ हद तक थोड़ी बहुत मात्रा में अमाउंट में कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। दो पॉसिबिलिटीज हो गई। और एक पॉसिबिलिटी और देखते हैं बेटा हम कि जो ये कॉपर इलेक्ट्रोड है, कॉपर इलेक्ट्रोड क्या करता है कि ये कॉपर आयन जो होते हैं, सॉरी तीसरी पॉसिबिलिटी है, कॉपर आयन इलेक्ट्रोड से कोलाइड करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोड से जाके टकराते हैं। और जब इलेक्ट्रोड से जाके टकराते हैं तो टकराने पर ये कन्वर्ट हो जाते हैं किस में? कन्वर्ट इनटू कॉपर मेटल। इट मीन्स यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हुई है? भाई कॉपर आयन कॉपर मेटल में कन्वर्टर है, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है। तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हो रही है? रिडक्शन रिएक्शन। और यहाँ पर इसने कॉपर ने अगर इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया है तो ये कौन सी रिएक्शन हो रही है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। समझ में आ गई? हमने एक कॉपर वाला जो इलेक्ट्रोड है इस पर पोटेंशियल मेजर कर रहे हैं। जो पोटेंशियल होता है सेल का वो इलेक्ट्रोड्स पर उत्पन्न होता है। सेल का जो पोटेंशियल होता है वो कहाँ पर होता है? इलेक्ट्रोड्स पर। और उन इलेक्ट्रोड्स पर पोटेंशियल किस प्रकार से आता है ये चीज़ यहाँ पर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने ये कॉपर वाला इलेक्ट्रोड एक इमेजिन कर लिया। ये कॉपर इलेक्ट्रोड है। इस कॉपर इलेक्ट्रोड पर मैं देख रहा हूँ कि पोटेंशियल किस प्रकार से आता है। तो इसके लिए मैं 3 पॉसिबिलिटीज़ को यहाँ पर आपके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कॉपर इलेक्ट्रोड पर कितनी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं? 3 पॉसिबिलिटी बनती हैं। पहली पॉसिबिलिटी में तो जो कॉपर आयन है वो ना तो इलेक्ट्रॉन छोड़ रहे हैं ना ही इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, ना तो वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है ना ही इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। इट मीन्स ये कुछ भी अगर नहीं कर रहा है तो इसके अंदर कोई भी केमिकल चेंज नहीं हो रहा है। जब तक ये इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करेगा या गेन नहीं करेगा तब तक इसके अंदर कोई केमिकल चेंज हो भी नहीं सकता। अगर इसके अंदर कोई भी केमिकल चेंज नहीं हो रहा है तो ये इलेक्ट्रोड कैसा है? नल है, कोई काम नहीं हो रहा है इस पर। या तो ऐसा हो रहा होगा या फिर कैसा हो रहा होगा, ये जो कॉपर है ये इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर रहा है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? ये कॉपर इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर रहा है। और अगर ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है कॉपर इलेक्ट्रोड, तो इस इलेक्ट्रोड के ऊपर वो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? डिपॉजिट हो जाएंगे। अब इस इलेक्ट्रोड के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन्स डिपॉजिट होते हैं तो इलेक्ट्रोड के ऊपर कुछ अमाउंट में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इलेक्ट्रॉन की वजह से। इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हुए हैं ना, तो उनकी वजह से इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अगर रिलीज किए गए हैं कॉपर के द्वारा तो ये रिएक्शन कौन सी हो जानी है? ऑक्सीडेशन। समझ आ रही है ना बात? इमेजिन चल रहा है ये यहाँ पर। अब इसके बाद तीसरी जो पॉसिबिलिटीज़ होती है वो क्या होती है कि ये जो कॉपर आयन है ये इलेक्ट्रोड से कोलाइड करते हैं। कॉपर आयन इलेक्ट्रोड पर जाकर टकराते हैं और कॉपर आयन जब इलेक्ट्रोड पर टकराते हैं तो टकराने के बाद इससे इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर मेटल में
कन्वर्ट हो जाते हैं, कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर रहे हैं और कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो रहे हैं, इट मीन्स यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हो रही है, रिडक्शन रिएक्शन हो रही है। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज आर अकर्स हियर, ये तीन संभावनाएं कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए यहाँ पर हम इमेजिन कर रहे हैं। इसी प्रकार की संभावनाएं यहाँ पर इमेजिन हो जाएंगी। एक ही बात है, एक इलेक्ट्रोड की बात कर लें, दूसरे का अपने आप पता चल जाएगा। जो पॉसिबिलिटीज यहाँ पर हैं वही पॉसिबिलिटीज यहाँ पर हैं, ठीक है ना। अब आप कल्पना करिए, सोचिए कि ये वाली पॉसिबिलिटी की मैं डिस्कस करता हूँ कि कॉपर आयन ने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज किया है, कॉपर ने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज किया है। दूसरी पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं मैं, कॉपर ने अगर इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया है तो यहां पर ये कौन सी रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर रहा है, ठीक है ना। और ये जो रिलीज्ड इलेक्ट्रॉन है ये कहां पर डिपॉजिट हो रहे हैं, डिपॉजिट एट इलेक्ट्रोड, कहां पर है, डिपॉजिट हो गए इलेक्ट्रोड पर। तो इलेक्ट्रोड गेट सम अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। अब इस इलेक्ट्रोड के ऊपर कुछ अमाउंट में नेगेटिव चार्ज आ गया। जैसे ये इलेक्ट्रोड आपने रखा था, यहां पर गौर कीजिए, ये इलेक्ट्रोड मान लेते हैं हम, कॉपर रॉड वाला, ठीक है ना। अब इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया भैया, नेगेटिव चार्ज। इस पर नेगेटिव लगा देता हूं मैं, ये नेगेटिव चार्ज आ गया इसके ऊपर, रॉड के ऊपर। अब देखो ये जो सॉल्यूशन भरा हुआ है इसके अंदर, थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, बहुत ही गौर से ध्यान देना। ये नेगेटिव चार्ज हो गई रॉड, इलेक्ट्रॉन की वजह से इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हुए हैं, इसकी वजह से ये रॉड कैसी हो गई, नेगेटिव चार्ज। इसके अंदर आपने भरा था क्या, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का क्या होता है, आयनाइजेशन होता है। आयनाइजेशन होता है तो एक कॉपर आयन और सल्फेट आयन बनाता है, बनाएगा ना। तो इस सॉल्यूशन के अंदर कौन से आयन घूम रहे हैं बताओ, कॉपर आयन घूम रहे हैं ना। अब क्या होगा कि ये नेगेटिव चार्ज है रॉड तो, और ये पॉजिटिव चार्ज है। अब ये जो कॉपर आयन है ये धीरे धीरे करके इस रॉड के ऊपर डिपॉजिट होंगे, रॉड की तरफ अट्रैक्ट होंगे कि नहीं होंगे, रॉड की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो देखो जिस जगह पर ये जो लेयर है किसकी, लेयर है किसकी, सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन जो लेयर है, इस सॉल्यूशन लेयर पे एक लेयर तो किसकी बन चढ़ी हुई है, एक लेयर तो चढ़ी हुई है इलेक्ट्रॉन की रॉड के ऊपर। सॉल्यूशन और रॉड जिस जगह पर टच है, मैं बात जगह की बात कर रहा हूं, गौर से ध्यान से सुनो। ये रॉड जिस जगह पर टच है सॉल्यूशन से, इस जगह पर माना टच है ये, ठीक है ना। इस जगह पर अगर टच है तो यह रॉड के ऊपर तो लेयर एक बन रही है इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर डिपॉजिट हो चुके हैं। अब दूसरी लेयर और बनती है इसके ऊपर कि इन इलेक्ट्रॉन के ऊपर दौड़कर कौन पहुंच रहे हैं, कॉपर आयन। कौन पहुंच रहे हैं, कॉपर आयन। कॉपर आयन पहुंच रहे हैं तो एक लेयर किसकी बन जाती है, कॉपर आयन की। तो लेयर कैसी बन गई भैया, डबल। कैसी लेयर बन गई यहाँ पर, इलेक्ट्रोड के ऊपर डबल लेयर, ठीक है ना। अब इस डबल लेयर बनने के कारण इस इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल में कुछ चेंज आ जाता है। इसका ऑलरेडी जो पोटेंशियल होता है उससे कुछ इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है। इट मीन्स इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल में चेंज आ जाता है इस डबल लेयर फॉर्म होने के कारण। अब ये जो पोटेंशियल में यहाँ पर चेंज आया है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ डबल लेयर, इसको ही बोलते हैं हम क्या, सेल पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसको हम, सेल पोटेंशियल। अब इसको हम क्या बोलेंगे, हाफ सेल पोटेंशियल,
क्या बोलेंगे बेटा? हाफ सेल पोटेंशियल बोलेंगे, क्योंकि ये आधे का है। और इसी तरह से दूसरे का बनेगा हाफ सेल पोटेंशियल, ठीक है ना? सेल पोटेंशियल आ गया यहाँ पर, हाफ सेल पोटेंशियल आ गया, और दूसरे का क्या बनेगा? हाफ सेल पोटेंशियल बनेगा। यानी कि दो हाफ सेल पोटेंशियल एक गैल्वेनिक सेल के अंदर बनेंगे। बनेंगे कि नहीं बनेंगे? टू हाफ सेल पोटेंशियल फॉर्म इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। दो हाफ सेल पोटेंशियल फॉर्म हो गए। अब देखो सेल पोटेंशियल को किस प्रकार से निकालोगे आप? अगर सेल पोटेंशियल हमको निकालना है तो किस तरह से निकालें? सेल पोटेंशियल इक्वल टू, तो देखो इलेक्ट्रोड कैथोड वाले का पोटेंशियल निकाल लो और इसमें से इलेक्ट्रोड एनोड वाले का पोटेंशियल घटा दो, आपको क्या मिल जाएगा? सेल पोटेंशियल मिल जाएगा। तो सेल पोटेंशियल को EMF भी बोलते हैं, ठीक है ना? क्या बोल सकते हैं? EMF। और अगर आपने यहाँ पर जो सॉल्यूशन लिया है उसकी मोलैरिटी अगर फिक्स कर दे दी, जैसे मैं कह सकता हूँ इसमें कि अगर मैंने यहाँ पर 1m सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट को फिल किया है और इस तरह से इसमें 1m सॉल्यूशन ऑफ ZnSO4 को फिल किया है, तो अगर ये सॉल्यूशन 1m माना गया है तो 1m सॉल्यूशन का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो इसमें सेल पोटेंशियल निकलेगा, उसको ही हम क्या बोलते हैं? EMF बोलते हैं। यानी कि उसको हम स्टैंडर्ड पोटेंशियल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? स्टैंडर्ड पोटेंशियल भी बोल सकते हैं। समझ आ रही बात? और स्टैंडर्ड पोटेंशियल को हम E0 से डिनोट करते हैं। तो अब आपका फॉर्मूला बन जाता है E0 इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड। ये फॉर्मूला सेल पोटेंशियल को निकालने के लिए आपके पास आ जाता है। आई होप you understand very well that how can we measure cell potential in any electrochemical cell like galvanic और Daniell cell। आप लोग ठीक से समझ गए होंगे कि सेल पोटेंशियल को किस प्रकार से हम मेजर कर सकते हैं। क्लियर है ना? इसके बाद अब मैं सेल पोटेंशियल की डेफिनेशन नोट करें, ठीक है ना? चलो इसको नोट करते हैं अब। ओके, डेफिनेशन को नोट करते हैं सेल पोटेंशियल की को। तो डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करेंगे। व्हेन मेटल इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन, व्हेन मेटल इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन, मेटल इलेक्ट्रोड डिप्ड इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इन इलेक्ट्रोलाइटिक solution, then electrical double layer is developed, electrical double layer is developed electrical layer is developed at connection surface of metal, at connection surface of metal, connection surface of metal ठीक है, ध्यान से चेक करो एक बार इसको। एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इन
इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। देखो जो अभी एक्सप्लेन किया था वही लिखा है व्हेन मेटल इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। जब आप मेटल इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर डिप करते हो देन इलेक्ट्रिकल डबल लेयर इज डेवलप्ड एट कनेक्शन सरफेस ऑफ मेटल इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो जो कनेक्शन लेयर है, कनेक्टिंग सरफेस है, कौन सा कनेक्टिंग सरफेस, जिस जगह पर वो आपका इलेक्ट्रोड डिप्ड है और माना इस जगह तक वो सॉल्यूशन फिल है, तो ये इसकी कनेक्टिंग लेयर हो गई। इस जगह पर क्या हो जाती है, डबल लेयर फॉर्म हो जाती है। ठीक है ना। ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डेवलप्ड। ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डेवलप्ड। इसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप्ड हो जाता है। ठीक है ना। डेवलप्ड एट कनेक्टिंग लेयर, एट कनेक्टिंग लेयर, एट कनेक्टिंग लेयर। ओके, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और क्या बोल सकते हैं इसको, और हाफ सेल पोटेंशियल, क्योंकि एक ही कंटेनर में तो हुआ है ये डेवलप। हाफ सेल पोटेंशियल बोल सकते हैं। अब बताओ जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रोड्स होते हैं। इन ए कंप्लीट सेल देयर आर 2 हाफ इलेक्ट्रोड। इन ए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल देयर आर 2 इलेक्ट्रोड्स। एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कितने इलेक्ट्रोड होते हैं, 2 होते हैं। तो बताओ कितने हाफ इलेक्ट्रोड हैगे। देयर आर 2 हाफ इलेक्ट्रोड लिख दें या 2 इलेक्ट्रोड लिख दें। चलो, विच हैव 2 हाफ पोटेंशियल। अगर 2 इलेक्ट्रोड हैं तो दोनों क्या रखेंगे, हाफ सेल पोटेंशियल रखेंगे। ठीक है ना। अब 2 हाफ सेल पोटेंशियल आपको मिल गए। द एक्चुअल डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स, द एक्चुअल difference between 2 half electrodes is called cell potential। उसको ही क्या बोलोगे आप, सेल पोटेंशियल। इसको आप कैसे मेजर करोगे, अभी बताया था। ई सेल पोटेंशियल इक्वल टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोड कौन सा, कैथोड। इसमें से क्या करना है, इलेक्ट्रोड एनोड के पोटेंशियल को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ये फॉर्मूला आपके पास बनता है और इसके द्वारा आप पूरी डेफिनेशन को इजी वे में लर्न रख सकते हो। अब देखो, अगर हम गैल्वेनिक सेल की बात करें, अगर कोई गैल्वेनिक या डेनियल सेल की बात करें, तो उस डेनियल सेल के अंदर आप इलेक्ट्रॉन, ये जो सेल पोटेंशियल होता है उसको आप किस प्रकार से डिनोट कर सकते हो। ठीक है ना। तो देखें हम, इन एक गैल्वेनिक सेल
In galvanic cell, the tendency of electrodes in which losing इलेक्ट्रॉन्स। देखो गैल्वेनिक जो सेल होता है उसमें एक इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी हम देख रहे हैं। एक इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी तो क्या है कि वहाँ से इलेक्ट्रॉन को क्या किया जा रहा है, लूज किया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये कौन सा पोटेंशियल होगा, इज कॉल्ड ऑक्सीडाइज्ड पोटेंशियल। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज किए जाएंगे वो तो ऑक्सीडाइज पोटेंशियल होगा। और इलेक्ट्रॉन लूज कौन से इलेक्ट्रोड पर किए जाते हैं, जिंक वाले पर। कहाँ पर किए जाएंगे, जिंक वाले पर। ये रॉड है और रॉड से जिंक आयन कहाँ चले गए, सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है ना, क्लियर। अब इसके बाद दूसरा इलेक्ट्रोड की बात करें तो दूसरे इलेक्ट्रोड पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाएगा। और इलेक्ट्रॉन को अगर गेन किया जाएगा तो वो कौन सा पोटेंशियल बन जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल बन जाएगा। और रिडक्शन पोटेंशियल गैल्वेनिक सेल में कौन सा होगा, कॉपर मेटल वाला। कौन सा होगा, कॉपर मेटल वाला। तो फटाफट से इसको नोट करो, मैं इरेज करके इसको कंप्लीट करता हूँ। देखें, एंड वेयर इलेक्ट्रोड इज रिड्यूस्ड, और जहाँ पर इलेक्ट्रोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। और रिडक्शन किसके द्वारा होता है, रिड्यूस्ड बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन को गेन करके जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन रिएक्शन होती है उसको क्या बोलोगे, रिडक्शन पोटेंशियल। क्या लिख दें उसके बारे में, इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल। उसको क्या लिख दें हम, रिडक्शन पोटेंशियल। और ऐसा काम कहाँ पर हो रहा है बताओ, कॉपर इलेक्ट्रोड पर। ये सॉल्यूशन के अंदर होंगे कॉपर आयन, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे, मेटल के ऊपर जाकर, रॉड के ऊपर जाकर डिप क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, जम जाएंगे, लेयर बना लेंगे ना। अब देखो, ये गैल्वेनिक सेल का आप सेल पोटेंशियल यहाँ पर नोट कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको ध्यान करना होगा कि कैथोड पर कौन सी रिएक्शन हो रही है, एनोड पर कौन सी रिएक्शन हो रही है। तो कैथोड का जो पोटेंशियल है उसमें से एनोड के पोटेंशियल को आप सबट्रैक्ट कर दोगे तो आपको सेल का नेट सेल पोटेंशियल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, नेट सेल पोटेंशियल आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप यहाँ तक क्या करेंगे बेटा, लर्न करेंगे। ये सेल पोटेंशियल के लिए ये चीज़ यहाँ पर लर्न करोगे आप लोग। और ये ध्यान रखेंगे कि कहाँ पर कौन सी रिएक्शन हो रही है। तो देखो, एनोड पर तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, ध्यान है ना। ये तो रिएक्शन कौन सी है, एनोड पोटेंशियल। एनोड पर पोटेंशियल उत्पन्न करने वाली रिएक्शन तो ये, और कैथोड पर पोटेंशियल उत्पन्न करने वाली रिएक्शन ये है। जिंक रॉड का तो एनोड बनाया था ना, और कॉपर रॉड का क्या बनाया था, कैथोड बनाया था। गैल्वेनिक सेल की अगर बात करें तो हम यही बनाया था ना, क्लियर है ना। तो ये आप सेल पोटेंशियल के बारे में यहाँ तक आपने पता लगाया। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट में, देखते हैं बेटा हम कि अगर इसको, इस सेल के पोटेंशियल को हम दोबारा से मेजर करके देखते हैं, और अगर हम
इसका जो पोटेंशियल होगा, आपने देखा होगा कि जो गैल्वेनिक सेल होता है ना, उसके अंदर दो प्रकार के सर्किट बनते हैं। तो एक तो आउटर सर्किट बनता है और एक इनर सर्किट बनता है, बना था ना। आउटर सर्किट तो इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया था किससे, कनेक्टिंग वायर से, और इनर सर्किट को कंप्लीट करने का काम किसने किया था, किसने किया था बताओ, साल्ट ब्रिज ने किया था ना, साल्ट ब्रिज ने किया था। तो हम आउटर सर्किट की बात करें, किसकी बात करें, आउटर सर्किट की या ओपन सर्किट की। इन ओपन सर्किट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट फ्लोइंग इन सेल, तो देखो दो पोजीशन आती हैं। इन ओपन सर्किट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट is not flowing। अब हम बात करते हैं कि अगर उस सेल के अंदर ओपन है सर्किट, और सर्किट अगर सेल का ओपन है, खुला हुआ है, तो उसके अंदर करंट का फ्लो नहीं होगा, और सर्किट अगर क्लोज हो जाता है तो करंट का फ्लो होगा। क्लियर है ना, ये तो जानते ही हैं आप। In open circuit, when electric current is not flowing in cell, the difference of potential in cell, the difference of potential produced at electrodes, potential produced at electrodes। जब ओपन सर्किट है, किसी भी प्रकार का कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो उस टाइम पर जो इलेक्ट्रोड्स पर पोटेंशियल होता है, उन पोटेंशियल का जो डिफरेंस है उसको क्या बोलते हैं हम, is called electromotive force, is called electromotive force, और जिसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे आप, EMF। दो कंडीशन है, एक तो आपका सर्किट ओपन है सेल का, अगर सेल के ओपन सर्किट है तो उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, और करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो इस स्थिति में जो पोटेंशियल दोनों हाफ सेलन पर उत्पन्न हुआ है, उस पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाएगा। क्लियर है ना। ये फर्स्ट में मैंने आपको बताया था कि सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोड्स रखे होते हैं उन पर पोटेंशियल होता है, और उन पर जो पोटेंशियल होता है उसको मेजर करने के लिए हम यहाँ पर ये मेथड्स यूज़ कर रहे हैं। और इनमें आप लोगों ने ये जो एक्टिविटीज़ है इसको आपने क्लियर किया है। और यहाँ पर फिर से आपको याद दिला रहा हूँ, अगर सेल बिल्कुल बंद स्थिति में रखा हुआ है, यानी कि सेल काम नहीं कर रहा है, यानी कि सर्किट को आपने ओपन कर दिया है, सर्किट ओपन हो गया, अगर सर्किट को क्लोज करते हैं तो जो की होती है उस की को हम ऑन कर देते हैं। की ऑन कर देते हैं तो पूरे सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक पास होने लगती है। अगर इलेक्ट्रिक पास हो रही है तो सर्किट क्लोज है। और आप लोग अच्छी तरह से जानते हो, ये क्लियरली ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक का फ्लो ओनली क्लोज सर्किट के अंदर हो सकता है, ओपन सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक का फ्लो कभी भी नहीं होता है। इस बात को आप ध्यान रखना। अगर इलेक्ट्रिक का फ्लो करना है तो हमको सर्किट कैसा चाहिए, क्लोज चाहिए, ठीक है ना। और अगर सर्किट ओपन हो गया तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक का फ्लो नहीं हो रहा है। और जिस समय सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लो नहीं हो रही है तो उस टाइम पर उस सेल के जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं, उन इलेक्ट्रोडों पर जो पोटेंशियल है उनका जो डिफरेंस होगा, उस डिफरेंस को हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की डेफिनेशन आपके सामने आ गई। अब देखिए एक और देखते हैं हम। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर सेल के अंदर जो सॉल्यूशन आपने लिए थे
उस सॉल्यूशन को फिक्स कर दिया जाए, उसकी जो अमाउंट है, उसकी जो कंसंट्रेशन है उसको फिक्स कर दिया जाए कि अगर 1 m सॉल्यूशन लिया है हमने तो उस टाइम पर उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसको क्या बोलते थे हम? स्टैंडर्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना? ओके, तो इसकी डेफिनेशन भी यहाँ पर नोट कर देते हैं। इफ 1 m सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज टेकन, इफ 1 m सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अगर आपने इलेक्ट्रोलाइट का 1 m सॉल्यूशन लिया है, इज टेकन, अगर हमने इलेक्ट्रोलाइट का कितना सॉल्यूशन लिया? 1 m सॉल्यूशन लिया है, इन बोथ हाफ सेल्स, इन बोथ हाफ सेल, देन द सेल पोटेंशियल इज कॉल्ड, then the cell potential is called, तो इस स्थिति में जो सेल का पोटेंशियल होगा उसको क्या बोलोगे आप? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। और इसको हम डिनोट करेंगे किससे? इट इज डिनोटेड बाय ई नॉट सेल। ई सेल से तो हम किसको डिनोट कर रहे थे? सेल पोटेंशियल को। और ई नॉट सेल से हम किसको डिनोट करेंगे? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ठीक है ना? किसको करेंगे? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। अब देखो, यदि इफ वर्क इज डन, इफ W वर्क इज डन टू फ्लो Q चार्ज, Q चार्ज को फ्लो करने पर W कार्य किया जाता है, तो उसका आप EMF कैसे निकालेंगे? डन, एक मिनट इसको ढंग से लिखते हैं। इज डन इन सर्किट, इन सर्किट ड्यू टू फ्लो, इन सर्किट ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज फ्लो ऑफ चार्ज Q, देन, तो उस टाइम पर आप क्या निकालना है? आपको उसको आपको EMF निकालना है। तो EMF E इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो क्या लिख सकते हो? इसको बताओ। इसको लिख सकते हैं हम W अपॉन Q। क्या लिख सकते हैं? EMF E इक्वल टू W अपॉन Q। ये फॉर्मूला बनता है ना EMF को मेजर करने के लिए। ठीक है ना? अगर वर्क को हम 1 जूल मान लें और चार्ज को हम 1, चार्ज को हम क्या मान लें? 1 कूलाम, तो EMF की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 वोल्ट। सेल पोटेंशियल कितना आ जाएगा? 1 वोल्ट। पोटेंशियल को वोल्ट में तो मेजर करोगे। तो देखो, इसको डिफाइन कर सकते हैं। इफ 1 जूल वर्क डन बाई पासिंग, कहाँ, चलो ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, है ना? इफ 1 जूल वर्क
डन बाय पासिंग, अगर 1 जूल कार्य किया जाता है पास करने पर, हैज़ डन, इफ 1 जूल वर्क हैज़ डन बाय पासिंग 1 कूलम्ब चार्ज, 1 कूलम्ब चार्ज in circuit, then in circuit, then, तो क्या निकलना है आपको? पोटेंशियल ऑफ सेल, पोटेंशियल ऑफ सेल इज कॉल्ड 1 वोल्ट। तो सेल का पोटेंशियल क्या कहलाएगा? 1 वोल्ट कहलाएगा। इसको कैसे लिख सकते हैं? 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल डिवाइडेड बाई 1 कूलम, लिख सकते हैं ना। वर्क को क्या मान लिया आपने? 1 जूल, चार्ज को क्या मान लिया? 1 कूलम। अगर 1 जूल कार्य करने में के लिए 1 कूलम चार्ज को आप पास करते हो सर्किट के अंदर, तो जो पोटेंशियल आएगा सेल का वो कितना आएगा? 1 वोल्ट आएगा। ठीक है ना। तो ये हो गया बेटा आपके लिए ईएमएफ और सेल पोटेंशियल को मेजर करते हैं किस प्रकार से, ये सारी प्रोसेस आपको यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है। क्लियर? तो नोट कीजिए इसको फटाफट से। आपने यहाँ पर सेल पोटेंशियल को देख लिया, सेल पोटेंशियल क्या होता है और किस प्रकार से आप सेल पोटेंशियल को मेजर कर सकते हो। तो आपने फॉर्मल क्लासेस में पढ़ा है, यहाँ पर आपको सेल पोटेंशियल के बारे में बताया है, लेकिन आपने एक वर्ड और पढ़ा होगा जिसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? सेल पोटेंशियल तो कब निकलता है? जब सर्किट को ओपन रखा है आपने, समझ लेना क्लियरली। सेल पोटेंशियल को मेजर करने के लिए आप कौन से पोटेंशियल को डिफरेंस करते हो? इलेक्ट्रोड्स के को, जब सेल आपने ओपन पोजीशन में रखे हुए हैं। ठीक है ना। उस टाइम पर आप ईएमएफ निकालते हो। लेकिन अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, दोनों इलेक्ट्रोड्स के बिटवीन जो पोटेंशियल है उसका डिफरेंस अगर हमको निकालना है, तो उसको बोल रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हमें सर्किट को क्लोज करना पड़ेगा, और जब सर्किट क्लोज हो जाएगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लग जाएगा। ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस को हम मेजर कर सकते हैं वोल्ट मीटर की हेल्प से। ओके। चलो इन दोनों को मैं नोट कर देता हूँ। और यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, राइट एनी 2 डिफरेंस बिटवीन सेल पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों के बिटवीन हम कुछ डिफरेंस लिख लेते हैं। तो देखो, डिफरेंस बिटवीन सेल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, सेल पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना। तो डिफरेंस लिखते हैं। देखो इधर तो मैं लिखता हूं सेल पोटेंशियल, ठीक है, इधर लिखता हूं मैं पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों एक ही चीज होती हैं, बस फर्क किस चीज का पड़ रहा है? ये तो क्लोज सर्किट में है पोटेंशियल डिफरेंस, और ये ओपन सर्किट में है।
समझ आ रही है ना बात? वैसे हैं दोनों चीज एक ही, उसी सेल के अंदर उसी इलेक्ट्रोड्स पर उत्पन्न हो रही हैं, लेकिन फिर भी इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो देखो सेल पोटेंशियल के बारे में लिखते हैं, इट इज डिफरेंस between, it is difference between two electrodes, between two electrodes when electric current is not flowing। इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लोइंग नहीं हो रहा है तो वहां पर आप क्या निकाल रहे हो? सेल पोटेंशियल। समझ गए ना? और ये इट इज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, दोनों इलेक्ट्रोड्स, बिटवीन बोथ इलेक्ट्रोड्स लिख दो बोले, इलेक्ट्रोड्स व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड। जब इलेक्ट्रिक करंट पास हो रही है तो उस टाइम पर जो दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड्स के बिटवीन जो डिफरेंस आप निकालोगे उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलोगे, और जब इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो रहे तो उस टाइम पर जो डिफरेंस निकालोगे उसको सेल पोटेंशियल बोलोगे। ठीक है ना? नंबर 2, इट इज इक्वल टू मैक्सिमम ईएमएफ। इट इज इक्वल टू मैक्सिमम ईएमएफ। ये मैक्सिमम ईएमएफ के इक्वल होता है, और ये इट इज ऑलवेज लेसर देन मैक्सिमम ईएमएफ। ये हमेशा मैक्सिमम ईएमएफ से कम होता है। थर्ड डिफरेंस क्या हो सकता है? इट इज नॉट मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर। बट measured by पोटेंशियोमीटर। इसको वोल्ट मीटर से मेजर नहीं कर सकते, किससे मेजर कर सकते हैं? पोटेंशियोमीटर से। इट इज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर, और इसको किससे मेजर कर सकते हो आप? वोल्ट मीटर से। ठीक है ना? तो आप लोग 3 डिफरेंस बताए गए हैं यहाँ पर, और तीनों डिफरेंसों को इजी वे में हम याद रख सकते हैं। ठीक है ना? तो स्टूडेंट्स, आज आपने सेल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस, इन सब के बारे में स्टडी किया है। ओके, इस वीडियो को ठीक प्रकार से आप पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद नोट्स बनाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। मैंने प्रीवियस वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल्स दिए थे, उनके आंसर्स अभी तक नहीं आए हैं कमेंट बॉक्स में, तो याद रखना। ओके स्टूडेंट्स।